नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहां पर हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ सबसे बढ़िया आर्टिकल्स को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन से न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड हैं और जो हमारी लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारा गोल होगा सीखना कि कैसे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज़ करना है, पढ़ना है और कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है हमारी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट्स करते वक़्त, फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लेते वक़्त और किसी भी दूसरी चीज़ में लाइफ में किसी भी पैसे से रिलेटेड डिसीज़न अगर आप ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएँगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। शुरुआत करता हूँ मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और ये आर्टिकल है कर्नाटका के बारे में, जहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि वो 1 टू 2% फी लेवाई कर सकती है डिजिटल ऐप्स पर। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकता है कुछ कंपनीज़ के लिए, स्पेसिफिकली वो ऐप्स जो अपने एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं। तो कर्नाटका 1 से 2% का चार्ज लगा सकता है डिजिटल ऐप्स पे, उन्होंने ये कहा है। अभी इस चीज़ के डिस्कशन चल रहे हैं और प्लान चल रहा है कि जितने भी एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उबर, एक गवर्नमेंट के सोर्स का कहना है फ्राइडे को ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर 1 से 2% का फी लग सकता है। एंड इसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो आ सकती है अगले हफ्ते। तो एक सब कमिटी मीटिंग है जो शेड्यूल की गई है अपकमिंग वीक में और डिसीजन लिया जाएगा इसी मीटिंग में। ये जो फी होगा स्टेट गवर्नमेंट के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का ये पार्ट है ऑन प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। तो गिग वर्कर्स हम किसको बोलते हैं? जो गिग्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग जोमैटो में काम कर रहे हैं एज अ डिलीवरी बॉय, जो अमेज़न में काम कर रहे हैं एज़ अ डिलीवरी बॉय या फिर जो रैपिडो और उबर के लिए काम कर रहे हैं, ये इनके एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, ठीक है? इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलती है। ये बेसिकली ये कंपनीज़ इन्हें एज़ अ बिज़नेस पार्टनर दिखाती है कि ये तो हमारे पार्टनर की तरह कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जब मन ये काम करे, जब मन ये काम ना करें, इनकी मर्ज़ी है। ये कोई फिक्स काम नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही है ऑफ कोर्स गिग वर्कर्स को, इसकी वजह से काफ़ी आर्टिकल्स भी हमने कवर किए हैं इसके लिए पहले। तो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल आने वाला है 2024, ठीक है? ये किसके लिए आने वाला है? गिग वर्कर्स के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड है और कॉमन्स जो हैं जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, स्विगी, उबर, इनसे अभी तक नहीं मिला है जब तक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है तब तक। तो कर्नाटका गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड को फंड करने के लिए कहा जा रहा है कि इस तरीके के चार्ज को लगाया जा सकता है, 1 से 2% के चार्ज को। तो क्या इसका कॉस्ट कंपनीज़ खुद बेयर करेंगी या इसका कॉस्ट जो है हमारे ऊपर ही डाल दिया जाएगा कस्टमर्स के ऊपर कि आप 2% हर चीज़ के अब एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि वो जाना है फंड में फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड। तो इट कुड बी बोथ द सिनेरियोज बट वी हैव टू नो। ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने काफी सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं इस बिल के लिए और इस डिसीजन के लिए। अब उनका कहना है कि यहाँ पे काफी बुरी तरीके से ये इम्पैक्ट कर सकता है स्पेसिफिकली कुछ स्टार्टअप्स को, एंड ये हैम्पर करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, रेगुलेटरी और कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ा देगा दूसरी कंपनीज पर। बेसिकली कंपनीज कह रही हैं कि ये हमारे ऑपरेशंस को और हमारे रेवेन्यू को काफी बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है, कंप्लायंसेस भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पहले से, और इस तरीके के नेगेटिव सेंटिमेंट्स और रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड स्टार्टअप से। सो ग्रुप ने सबमिशन किया है स्टेट गवर्नमेंट को वेरियस स्टेट बॉडीज से, जैसे कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड नेशनल एसोसिएशन एंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस नासकॉम की तरफ से, एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी अलग अलग बॉडीज है जिनके थ्रू स्टार्टअप्स ने कम्युनिकेट किया है गवर्नमेंट से कि उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस तरीके के रूल्स आ जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कई लोग इसके फेवर में हैं। दे हैव सीन कि गिग वर्कर्स को कितनी प्रॉब्लम होती है ऑफ कोर्स, बट क्या ये पैसा सही सही तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल कर पाएगी गिग वर्कर्स को इंप्रूव करने में? क्योंकि वी हैव सीन कि गवर्नमेंट कभी भी पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर नहीं पाती है एफिशिएंटली, एफिशिएंसी की हमेशा कमी रहती है। एंड इसके अलावा फिर ये भी देखना होगा कि इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, कि कंपनी सही में बेयर करेगी या फिर ये पूरा कस्टमर के ऊपर ही आ जाएगा। आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे, और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर से रिलेटेड है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते होंगे एंड दे वांट टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो आई विल टेल देम कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए इट हैज बीन अ रियली गुड ईयर, बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए। अभी इस आप देखिए 493 करोड़ रिकॉर्ड ये सिर्फ एक आईपीओ से कमा रहे हैं, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, एंड दैट इज फॉर
Hyundai, एंड जो फीस है फ्रॉम हैंडलिंग इक्विटी शेयर सेल्स ये 3000 करोड़ हो चुका है 2024 में। सो वी हैव सीन ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट्स आईपीओ से रिलेटेड। अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे इंडिया में इस वक्त वी आर डूइंग रियली वेल, बड़े आईपीओ आ रहे हैं एंड उन्हें अमेजिंग इंटरेस्ट मिल रहा है आईपीओस में। आईपीओस का मतलब भी मैं सबको बता चुका हूं बहुत पहले, जब पहली बार कोई अपनी कंपनी को ना शेयर बाजार में लिस्ट करता है, पहली बार जब आप पब्लिक के लिए अपनी कंपनी को लेकर आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो Hyundai मोटर्स का 28,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बहुत बढ़िया बेनिफिट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई प्राइमरी मार्केट लाइट नहीं है, विद स्काई हाई सब्सक्रिप्शन लेवल्स तो चल ही रहे हैं, 100 गुना चल रहे हैं। Hyundai का तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल भी नहीं रहा है अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे। बट यहाँ पे एक चार्ट है वो इंटरेस्टिंग है बस इस आर्टिकल में, बिकॉज Hyundai आईपीओ भी वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। टॉप फी बैगर इश्यूज कौन कौन से रहे हैं, जैसे कि Hyundai इंडिया अगर आप देखेंगे 28,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, और जो फीस चार्ज की गई इनसे वो थी 1.77%। पेटीएम से चार्ज की गई थी 1.77%। वोडाफोन आइडिया से 18,000 करोड़ का इशू था, चार्ज किया गया था 1.59%। जोमेटो से 2.44% चार्ज किया गया था 9,375 करोड़ के लिए। और इसी तरीके से आप देखिए पॉलिसी बाजार, नाइका, ओला इलेक्ट्रिक, ये भी करीब 2 से 3% की रेंज में है सारे के सारे, जिनसे 2 to 3% चार्ज किया गया जो भी इश्यू साइज है उसका। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने रिकॉर्ड मुझे लगता है पैसा यहाँ पे जनरेट किया है दिस बिजनेस ईयर ड्यू टू सो मेनी आईपीओज। और ये तो सिर्फ टॉप आईपीओज की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कितने आईपीओज हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। आते हैं अगले आर्टिकल पर, और ये आर्टिकल ऐसा है कि कई दिनों से इसके फॉलोअप्स चल रहे हैं हमारे पास, क्योंकि यूएस में क्या हुआ, ब्याज दर घट चुके हैं। यूएस में रेट कट गिरना घटना ऑलरेडी होना ऑलरेडी शुरू हो गए। 50 बेसिस पॉइंट का हमने रेट कट देखा ब्याज दरों में। अब बात चल रही है कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, इंडिया में भी ब्याज दर घटा देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी और ग्रो करे, उल्टा इकोनॉमी का डेटा भी थोड़ा वीक आया था इस बार जब हमने देखा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी रेट कट करें ताकि हमारी इकोनॉमी में भी स्टिमुलस आए, पैसा आए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। पर देखिए आरबीआई ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि हमें अभी रेट कट नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया है, क्रूड ऑयल के दाम 70 से 80 डॉलर हो जाते हैं पर बैरल, फिर 80 से दोबारा 70 आते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि आप एक डिसीजन ले और फिर हर मिनट आप उस डिसीजन को डाउट करते रहें। आप हमेशा डरते रहे कि कहीं वो गलत तो नहीं हो गया, कभी कुछ आगे चेंज तो नहीं हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट से लेके इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा ना एक मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी रहेगी, एक पैनिक रहेगा हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। सो बहुत ही बेस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे अप्रोच आरबीआई ने यहाँ पे अपनाया। एंड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कॉशन किया फ्राइडे को, ठीक है, कि जो पॉलिसी रेट है ना इस जंक्शन पे, ये बहुत प्री मेच्योर हो सकता है और रिस्की हो सकता है अगर हम रेट कट अभी कर दें जल्दीबाजी में, क्योंकि अपटिक देखने को मिला है महंगाई दर में, हमें इन्फ्लेशन में। एंड हो सकता है ये अगली बार भी परसिस्टेंट रहे, ऐसे ही बड़ा जिद्दी हो गया है जो हमारा इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन, स्पेसिफिकली जो खाने पीने की चीजों के दाम है, आप खुद देखिए कितनी ज्यादा इनके रेट्स बढ़ रहे हैं। सो ये हमें बहुत परेशान कर रहा है इस वक्त, फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली। बाकी चीजों में अगर आप देखेंगे तो फ्यूल प्राइसेस भी इतने, उल्टा फ्यूल में तो नेगेटिव चल रहा है, इन्फ्लेशन है ही नहीं, प्राइस घट चुके हैं। और बाकी चीजों में भी प्राइस घटे हैं, बट स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन हमें परेशान कर रहा है। और इनका ये कहना है कि रेट कट बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत रिस्की है। अगर इन्फ्लेशन हमारा 5.5% है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अगला जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का वो भी ऐसा ही हाई रहने वाला है। और इन्होंने कहा कि जब तक हम 4% का हमारा ब्याज दर का टारगेट नहीं आ जाता, इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं आ जाता, महंगाई दर का टारगेट नहीं आ जाता, तब तक हम लोग नहीं सोचने वाले हैं रेट कट करने के लिए। और हमारे जो एक्शंस हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे इन्फ्लेशन आउटलुक पे कि अगले क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का आउटलुक क्या है, हमें क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने वाली है, घटने वाली है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ब्याज दर घटाएंगे या बढ़ाएंगे या जो भी करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली कई आर्टिकल्स मैंने पढ़ लिए पिछले 1 हफ्ते में, जहां पे लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस दे दिया कि नवंबर से हमारा रेट कट होना शुरू हो जाएगा, दिसंबर से रेट कट तो पक्का है, कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी से रेट कट पक्का है। बट वी हैव टू सी कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है। अब लोग जो बोल रहे हैं क्या वो बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का डेटा ही सिर्फ अच्छा आ गया तो आरबीआई ब्याज दर को घटा देगी तुरंत से। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वो है हमारा ग्रोथ रेट,
जीडीपी ग्रोथ इस बार एस्टिमेट से कम आया है सबसे पहले। और कुछ जो अगले भी एस्टिमेशंस है ना, आरबीआई के एस्टिमेट्स तो अभी भी 7+% के ही है जीडीपी ग्रोथ रेट के, लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन इंडिया के भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 to 7 के रेंज में रहेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ रेट ऐसे ही कम रहता है तो आरबीआई के ऊपर काफी प्रेशर होगा कि वो जल्द से जल्द ब्याज दर को बढ़ाए, ताकि इकोनॉमी में पैसा आए, इन्वेस्टमेंट्स आए और आउटपुट ओवरऑल इंक्रीज हो, जीडीपी ग्रोथ रेट भी हो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जीडीपी के डेटा को भी देखें, सिर्फ महंगाई के डेटा को ना देखें। और महंगाई और जीडीपी के डेटा दोनों को कंबाइन करके ही जितने एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में रेट कट हो जाए। अब आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। एट 4.6% चाइना's Q3 वीकेस्ट सिंस अर्ली 2023। चाइना का नाम बड़ा ज्यादा आ रहा है और स्पेसिफिकली इंडियंस लोगों को काफी ज्यादा इससे प्रॉब्लम भी हो रही है अभी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं, अभी बोफा सिक्योरिटीज की परसों वाले न्यूज़पेपर में हमने कवर किया रिपोर्ट को कि बोफा सिक्योरिटीज ने भी जब एक सर्वे किया उसमें पता चला कि फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि पैसा जो है चाइना से अब जा रहा है कहां पर, रोटेट होकर, सॉरी इंडिया से रोटेट होकर कहां जा रहा है, चाइना जा रहा है। क्योंकि चाइना में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, कह रहे हैं हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टिमुलस देने वाले हैं। तो यहाँ पे जब जीडीपी डेटा अभी देखने को मिला है हमें चाइना के Q3 ग्रोथ का, ये दिख रहा है कि ये सबसे वीकेस्ट है सिंस अर्ली 2023। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़ी है स्लोएस्ट पेस से सिंस 2000 अर्ली 2023। एंड जो कंजम्पशन है और फैक्ट्री आउटपुट है ये फोरकास्ट से ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर चाइना का सबसे बुरा चल रहा है इस वक्त। एंड प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका था चाइना में पहले ही। आपने घोस्ट टाउन्स के बारे में अगर नहीं सुना है तो जरूर सर्च कीजिएगा। चाइना में कुछ कुछ ऐसे शहर है ना जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स बनी हुई है, कोई नहीं रहता है उसमें, एक इंसान नहीं रहता है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा हो गया ना कि उन्होंने बोला पैसा फ्री में मिल रहा है, बस बनाते जाओ, और लोगों को भी पैसा इतना सस्ता मिल रहा था, लोग खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ ओवर कंजम्पशन का प्रॉब्लम था। हुआ ये कि प्रॉपर्टी सेक्टर ने बहुत ज्यादा डेट ले लिया, इतने फ्लैट्स बिकना बंद हो गए जितने ज्यादा उन्होंने क्या किए, फ्लैट्स बना दिए, और जिसकी वजह से वहां काफी बड़े बड़े हमें बैंक्रप्सीज देखने को मिले हैं। टॉप जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मैं कहूंगा कंपनीज थी वो वहां पे बैंक्रप्ट हुई है। तो दो अच्छी चीजें आई है चाइना के लिए, एक तो इनका कंजम्पशन, मतलब कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा फैक्ट्री आउटपुट, ये एस्टिमेट से ज्यादा आया है। अथॉरिटीज ने अभी तो हमें पता है कि एक रोड मैप बनाया है और पूरी तरीके से जोश में अभी चल रहे हैं वो लोग कि नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे प्रॉपर रिवाइव करने वाले हैं चाइनीज इकोनॉमी को। एंड जो चाइना का डेटा है इट इज नॉट अ टर्न अप फॉर बुक्स, ये कहना है चीफ इकोनॉमिस्ट का एट जेएलएल। जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है। डोमेस्टिक हमें लग रहा था कि डोमेस्टिक डिमांड कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहेगा, हाउसिंग मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा है और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, और चाइना तो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को करता है, तो वहां ग्रोथ कहीं ना कहीं वीक दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो ये डेटा आना था ना जीडीपी का, ये कुछ खास नहीं आने वाला है। एंड जो बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट, जो इनका असेसमेंट है, इकोनॉमी फोर्थ क्वार्टर में कंटिन्यू करेगी स्टेबलाइजेशन और रिकवरी ट्रेंड जो हुआ था सितंबर में। एंड ये पूरी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इनका जो फुल ईयर का टारगेट है ना वो ये अचीव करेंगे। सो वी हैव टू सी, अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस है, अभी भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, बट अभी तक तो चाइना से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर चाइना का ग्रोथ का डेटा बहुत अच्छा आ गया तो आई वुड लाइक टू नो कमेंट सेक्शन में अब बताइए कि कौन कौन से इंडिया के सेक्टर पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है, कौन से सेक्टर को बहुत लॉस होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, सिर्फ चाइना का अगर ये जीडीपी का डेटा अच्छा जाता ना, कल मार्केट में मंडे को कुछ सेक्टर्स ही बहुत बढ़िया ऊपर खुलते, मतलब बहुत ही बढ़िया, वो इतना खुश होते, कुछ शायद ना होते। सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने वाले कितने लोग हैं अभी हमारे व्यूअर्स में से। आते हैं अगले आर्टिकल पर, और ये है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स के बारे में। मैं बता देता हूँ, ये आपने देखा होगा, आपके कई सारे ऐसे शहर होंगे हमारे सब्सक्राइबर्स जहाँ रहते होंगे जहाँ पर आपके प्रॉपर गैस के पाइपलाइंस हैं, गैस का काफी ज्यादा यूसेज है, गाड़ियों में भी सीएनजी व्हीकल्स भी बहुत हैं और सबके घर पे भी पाइपलाइंस लगे हुए हैं। अब क्या हुआ है कि कल रिजल्ट्स आए हैं कुछ गैस कंपनीज के, एंड रिजल्ट्स ऐसे आए कि उनके शेयर्स 10-12% गिर गए हैं नीचे, और पूरे दिन कोई रिकवरी भी देखने को नहीं मिली। तो क्या रीजन है? गैस का हमने देखा है कि सीएनजी गाड़ियां रिकॉर्ड स्तर पे बिक रही हैं, रिकॉर्ड वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है सीएनजी कार्स में, लेकिन फिर भी हमारी गैस कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे क्यों जा रहे हैं, इन्हें फायदा क्यों नहीं हो रहा है इतना? अभी जानते हैं इस आर्टिकल से।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है to cope with sharp reduction in allocation of administered price mechanism gas। यहाँ पे बात हो रही है कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये स्ट्रगल कर रही हैं, जो हमारा एलोकेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म है एपीएम, इसकी वजह से 16 अक्टूबर से इफेक्टिव एपीएम गैस एलोकेशन रिड्यूस कर दिए गए हैं टू अबाउट 50%। गवर्नमेंट ने एपीएम एलोकेशन जो है टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कट किया है बाय 21.2% फ्रॉम 19.68 टू 15.5 फ्रॉम अक्टूबर 16 2024। और ये जो कट है इट इज ऑन अकाउंट ऑफ 20% प्रीमियम प्राइसिंग ऑफ एपीएम गैस फ्रॉम न्यू वेल्स ऑफ ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। तो जो वन टाइम एक्सटेंट है ऑफ रिडक्शन इज अ नेगेटिव सरप्राइज। Alternative supplies जो हैं would be from a mix of high pressure, high temperature gas and new well gas from APM fields, Henry Hub linked LNG or oil index spot LNG, which is in the range of $12 to $13। तो बॉल पार्क एस्टिमेट्स जो है वो ये हैं कि जो गैस के दाम हैं वो $3 से $3.2 बढ़ेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जिन्हें 5 to 5.5 kg सीएनजी प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा उस कट को ऑफसेट करने के लिए। सो दो चीजें पता चलती हैं इस आर्टिकल से। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले तो जो मार्जिन है इनके वो कट कर दिए हैं। यस, अब इनको ज्यादा पे करना होगा जो ये गैस एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए, और इसका लोड ऑफ कोर्स इन्हें ट्रांसफर करना होगा किस पर, कंज्यूमर्स पर। तो हमारे पास जो सीएनजी गैसेस हैं हमारे ये महंगे हो सकते हैं पहले से। सबसे पहले तो जो वीक डिमांड है और लोअर प्राइस आर्बिट्राज है पेट्रोल डीजल के अगेंस्ट, एंड अपकमिंग इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो प्राइस इंक्रीज इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं है। इलेक्शन से पहले आप गैस के दाम ऐसा तो नहीं बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे होगा ये कि इन कंपनीज को कई टाइम तक हो सकता है लॉस में ये काम करना पड़े। यहाँ पे वो प्राइस धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे लेकिन तेजी से प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अर्लियर क्या था, एपीएम शॉर्ट सप्लाई में था तो एक्सपेंसिव एलएनजी लेना पड़ता था जो 5 से 6 गुना महंगे थे। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए तो एलोकेशन किया गया फॉर इंटरनल कंजम्पशन, जो कि कट हुआ बाय गेल, बाय ओएनजीसी जो एथेन एंड प्रोपेन के यूज करते हैं गैसेस इन इट्स सब्सिडरी ओपैल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू लर्न अबाउट दी टेक्निकलिटीज। अब देखिए कई लोग इसमें टेक्निकलिटीज में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या इनका है, सोर्स क्या है। बहुत सिंपल तरीके से आप सोचो, आप एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आप कोई भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चाहे आप ऑयल या पेट्रोल या डीजल ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप उसे कहीं से सोर्स करते हो, ठीक है। सोर्स करते हो, उसके बाद अपने पास लेकर आते हो, स्टोर करते हो और फिर आप सेल करते हो। लेकिन आप ये देखो, अगर आप जहां से सोर्स कर रहे हो वहां से गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है प्राइसेस में। अब क्या होगा, वहां से जहां से आप सोर्स कर रहे हो अगर वो महंगा हो गया, लेकिन जब प्राइस कट करने की बढ़ाने की बात आती है वहां आप तुरंत कर नहीं सकते ड्यू टू इलेक्शंस एंड व्हाट नॉट रीजंस। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी फर्क पड़ने वाला है इससे, एंड वही होगा जितनी भी गैस कंपनीज है इनके साथ। सो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो क्या होगा, इनका पॉइंट ये रहेगा कि इस वक्त अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इन्हें कम करना होगा और अर्निंग पर शेयर भी जो है ये यहाँ पे हमें थोड़ा इस पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। आते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल पे, गवर्नमेंट मल्स टैरिफ कट अंडर एफर्ट्स टू बूस्ट ग्रीन H2। सो दिस इज द लास्ट आर्टिकल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया, आई थिंक वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है उससे। सो यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन एनर्जी की। इंडिया में अडानी, अंबानी, रिलायंस एंटरप्राइजेस, अगर आप पूरा देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके बाद कुछ पीएसयूज भी है इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, वो सब बात कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू वर्क ऑन हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया में हाइड्रोजन पे काफी ज्यादा फोकस है एंड गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि टैरिफ कट करेगी, मतलब टैक्स कम करेगी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, वो मशीनरीज जो जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में मदद करती है उन्हें, क्योंकि इंडिया एक मेजर हब बनना चाहता है क्लीन फ्यूल के लिए। तो सेंटर डिस्कस कर रहा है एक प्लान जहां पे टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा कुछ इक्विपमेंट को
जो जहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है, जीएसटी कम किया जाएगा फ्यूल पे जो अभी 12% है, अकॉर्डिंग टू द पीपल फेमिलियर विद द डिटेल्स। और जो चेंजेस हैं ये कवर करेंगे दोनों चीजों को, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया। ऑल्दो ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल पे अप्लाई होगा विच इज देन एक्सपोर्टेड रादर देन सोल्ड डोमेस्टिकली। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्यूल को प्रोड्यूस करके तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अगर आप डोमेस्टिकली यूज कर रहे हो तो नहीं मिलने वाला आपको। ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनाया जाता है, जहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स को स्प्लिट किया जाता है। तो स्प्लिट करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, राइट? तो वो एनर्जी आप ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो तो बढ़िया है ना। आप अगर पेट्रोल डीजल का यूज करके या कोल का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो तो कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल नहीं है, राइट? तो ऑफ कोर्स इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे यूज हो। इसके लिए गवर्नमेंट एम कर रही है कि वो लिफ्ट करे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को टू 5 मिलियन टन बाय 2030 फ्रॉम ऑलमोस्ट जीरो। अभी जीरो है हम इस पे, बट हमारा गोल है कि 2030 तक 5 मिलियन टन पे जाए, विच इज एन एम्बिशियस गोल। एंड हम डीकार्बोनाइज करना चाहते हैं लोकल हैवी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि रिफाइनरी, स्टील मिल्स एंड मेजर सप्लायर बनना चाहते हैं फ्यूल के टू ग्लोबल मार्केट्स। जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन में इन द कंट्री total about 187 billion, and most export agreements struck are so far are up to shipments to Europe, Japan, Bloomberg said on Friday in a report. आर्टिकल कह रहा है कि जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं इस प्रोडक्शन में करीब करीब लगेंगे 187 बिलियन डॉलर्स के। तो बहुत सारा पैसा चाहिए हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट अग्रीमेंट्स होंगे ना स्ट्रक, वो होंगे यूरोप और जापान के शिपमेंट्स के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडोर्स किया गया है कई सारे बड़े बड़े बिलियनर्स के द्वारा, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, जिन्होंने अनाउंस किया कि वो तो भाई इस सेक्टर को एंटर करेंगे ही करेंगे। हाउएवर इंडस्ट्री स्टिल फेस कर रही है मेजर चैलेंजेस स्केल अप करने में टेक्नोलॉजी को एंड ब्रिंगिंग डाउन कॉस्ट एंड बिल्डिंग डिमांड। इन अ फर्दर एफर्ट टू स्पर डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर कर रही है इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन अमंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ताकि ये फंडिंग इजी तरीके से ले पाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में अगर ग्रीन हाइड्रोजन आ गया ना तो इनको बैंक से और दूसरे इंस्टीट्यूशन से सस्ते दामों पर और इजीली लोन मिल पाएगा, क्योंकि लोन मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सबको लोन नहीं मिलता है बिजनेस करने के लिए। तो ये एक काफी बड़ा बेनिफिशियल स्टेप होगा। एंड वी वांट कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन भी आए, डाइवर्सिफिकेशन हो एनर्जी का। एंड ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पे भी काफी काम हो रहा है, जैसे कि जापानीज कंपनीज है जितनी भी, वो हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पे काफी फोकस कर रहे हैं। आता हूं मैं आखिरी आर्टिकल पे जो एक एडिटोरियल है, और ये है गोइंग न्यूक्लियर अगेन। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। अब सब लोग बोलते हैं कि सोलर एनर्जी बेस्ट है, या फिर हाइड्रो पे जाओ, आप थर्मल यूज करो कोल से। बट इन टर्म्स ऑफ आप बोलिए पोल्यूशन, ऐसी कोई एनर्जी जो एक तो काफी चीप हो प्रोड्यूस करना, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक यही है। हाइड्रोजन भी क्लीन है लेकिन प्रोड्यूस करने में इतनी महंगी है, और प्रोड्यूस करने में ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम लोग फॉसिल्स का यूज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर क्या किया जाए भाई, एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत बढ़ रहा है। तो जितने भी डिजिटल जायंट्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें अब अपने लिए, खुद के लिए। एंड न्यूक्लियर पावर जो अंडर पीआर रहा है फॉर डेकेड्स, अब कम बैक कर सकता है। न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज और लोग रहे हैं, बट अब कम बैक हो सकता है न्यूक्लियर पावर में। एंड ये होगा एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। एंड टू सम एक्सटेंट क्रिप्टो करेंसीज भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इन दोनों को यूज करने के लिए चाहिए एक्सेसिव पावर, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। तो गूगल ने तो पार्टनर किया है कायरोस पावर के साथ कि वो एनर्जी सोर्स करे स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स से, जो पावर करेंगी उसकी एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स को। तो एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स है जिनको पावर करने के लिए गूगल पार्टनरशिप कर रहा है कायरोस पावर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने भी डील किया है कॉन्स्टेलेशन के साथ कि वो एनर्जी यूज करेगा 3 माइल आइलैंड प्लांट से, जो एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट का साइट था एक टाइम पे। अमेजन भी एग्रीमेंट कर रहा है कि वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा टू मीट इट्स फ्यूचर एनर्जी नीड्स, एसएमआर जिसे हम बोलते हैं। तो जो सोफिस्टिकेशन मैनिपुलेशन है एनर्जी का, वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है टू सोफिस्टिकेशन ऑफ सिविलाइजेशंस। जितना सोफिस्टिकली हम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए और मैनिपुलेट कर पाए, उतना ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है कि एज अ सिविलाइजेशन हम लोग खुद हैं।
तो यहाँ पे पावर डिमांड देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। स्पेसिफिकली कोई एक कंट्री की मैं बात नहीं करूँगा। इंडिया में भी आप देखिए पावर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। एंड हम चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करें रादर देन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पॉल्यूशन वाली एनर्जी को यूज़ करने के। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, एआई, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं इकोनॉमिक साइकिल के लिए। एंड इसके लिए हमें चाहिए कोलोसल अमाउंट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगा, बट क्लीन भी चाहिए पावर, राइट? हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जैसे अगर आप कर रहे हैं, एआई पे आप काम कर रहे हैं, यू नीड चीप एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, हाई कार्बन फुटप्रिंट, जिसकी वजह से थर्मल पावर अनअट्रैक्टिव हो जाता है। थर्मल पावर क्या हुआ, आप कोयला यूज कर रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, उससे आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी फिर आप जनरेट कर रहे हैं उससे। तो इसी तरीके से न्यूक्लियर जो है वो काफी सारे एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है विद सेम कार्बन, विदाउट द सेम कार्बन फुटप्रिंट। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी में एक तो कोई पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, और हमें उतना ही बढ़िया वो आउटपुट भी देता है। रिन्यूएबल सोलर, विंड और वाटर ये इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं जो स्टोरेज सॉल्यूशंस रिक्वायर करते हैं, ठीक है? जियोथर्मल और टाइडल जो है लोकेशन स्पेसिफिक है। आप जियोथर्मल और टाइडल एनर्जी कहाँ से आप ढूंढने जाओगे? अब कोई लैंडलॉक जगह पे वो कैसे काम कर लेगा? उसमें पॉसिबल नहीं है, सबके लिए नहीं है। थर्मल बहुत रिलायबल है लेकिन बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, अनक्लीन है, बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो प्लांट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट, एंड ये जीरो कार्बन एमिशन है, कोई कार्बन एमिशन नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी में। एंड यहाँ पे काफी एफिशिएंसी है। छोटा सा मटेरियल जो है, फिसल मटेरियल, बहुत पावर प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर आप शील्ड करें और कंटेन करें रेडिएशन, तो आपके पास है चीप एंड क्लीन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ रिलायबल 24/7 पावर। नेचुरली हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो अमेजन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे, इनको 24 घंटे सातों दिन रिलायबल पावर चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अनइंटरप्टेड। जो इश्यूज हैं न्यूक्लियर के साथ वो डिस्कस किए जा सकते हैं ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स में। जो स्पेंट फ्यूल है, सबसे पहले जो आप फ्यूल स्पेंड कर रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल, उसको रीप्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूल को डिस्पोज कर देते हैं ना कहीं पे, तो आपको कई सौ साल तक उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, बिल्कुल बचा करके रखना होगा, ताकि वो कहीं स्प्रेड ना हो जाए, वो पब्लिक डोमेन में ना आ जाए। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ब्रीच को रोकना भी इजी नहीं है। यहाँ पे कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप रीप्रोसेस करते हैं ना न्यूक्लियर प्लांट में यूज हुए फ्यूल को, तो ये बन जाता है वेपन्स ग्रेड फ्यूल, मतलब इससे आप वेपन्स बना सकते हैं। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफगार्ड्स भी हैं रीप्रोसेसिंग पे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट में भी काफ़ी इसको लेकर के प्रॉब्लम्स रही हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं। तो इवेंचुअली न्यूक्लियर प्लांट जो है उसे शट करना पड़ता है, एंड फिर एक ये बहुत बड़ा एक्सपेंस भी है। लेवलाइज़ अगर आप न्यूक्लियर प्लांट देखें तो ये बहुत चीप है, बट नॉट सो चीप अगर आप बात करें कॉस्ट ऑफ मॉथबॉलिंग प्लांट्स एंड फ्यूल डिस्पोजल, इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला दें तो न्यूक्लियर पावर इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। 3 मेजर इंसिडेंट्स हुए, सबसे पहले तो चेरनोबिल हुआ 1986 में, इसके अलावा फुकुशिमा डिसास्टर हुआ जापान में जब सुनामी वेव्स आए थे 2011 में, एंड 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे अब माइक्रोसॉफ्ट जो है कॉन्स्टेलेशन को बोल रहा है कि 3 माइल आइलैंड का यूनिट 1 को आप ओपन कीजिए, जो दशकों तक सेफली चल रहा था। तो जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिया आफ्टर फुकुशिमा एंड जापान कटबैक। फ्रांस एक मेजर यूरोपियन कंट्री है जो अभी भी यूज करता है न्यूक्लियर पावर को स्केल करने के लिए, और ये रीप्रोसेस भी करता है अपने न्यूक्लियर फ्यूल को। तो जो न्यूक्लियर डिजाइन है वो इम्प्रूव हुआ है काफी पहले से, जो पुराने 3 इंसिडेंट्स हैं। एंड जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो हमेशा नॉन जीरो है। कब हमेशा नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होने का मतलब हमेशा संभावना है कुछ परसेंट की कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो जो अडॉप्ट करते हैं अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी, तो यहाँ पे यू आर इन इट इन्वॉल्व्स ऑफसेटिंग एडमिटेडली लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, जो बहुत हॉरिफिक हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो कई सौ साल तक, कई हजार साल तक वो जगह वहां पे अफेक्टेड रह सकती है। तो एआई अब फाइनली इस मोड पे ले आया हम सबको कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फिर से इंटरेस्टेड हैं। स्पेसिफिकली बड़ी कंपनी जैसे कि मेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये इंटरेस्ट शो कर रही है यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में अपने पर्सनल यूसेज के लिए। सो लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या प्राइवेट कंपनीज
इतने बड़े स्केल पे कर सकती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टार्ट, एंड क्या इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा इतने बड़े प्लांट्स को रन करने का? वी हैव टू सी एंड वी हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।